अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, बच्चों के दुश्मन वियतनाम से ईरान तक। और ये मैं आपको इसलिए वियतनाम का वाक़या याद करवाना चाहता हूँ कि पिछली सदी में 1965 में एक जंग हुई थी। अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया था 1965 में, और वो जंग चलती रही। 1972 आ गया, लेकिन वो जंग रोक नहीं रहे थे, और उसमें अमेरिका के अंदर उस जंग के ख़िलाफ़ बहुत अपोजिशन थी। और फिर वहाँ पे एक फोटोग्राफ़र ने एक तस्वीर खींची एक बच्ची की, जो नेपॉम बम, जो आग लगा देते हैं इंसानों को, वो बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग अमेरिका करता था। इस बच्ची को आग लग गई और ये तस्वीर उन्होंने खींची, और अमेरिका में ये तस्वीर छपी तो वहाँ पे एक हंगामा और तूफ़ान खड़ा हो गया। ये तस्वीर अगर आप देख रहे हो तो इसको नेपॉम गर्ल कहते थे, और ये टेरर ऑफ वॉर के नाम से फिर एक आइकॉन पिक्चर बन गई। और इस पिक्चर के बाद वियतनाम की जंग एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हुई। इतने ज़्यादा हंगामे हुए अमेरिका के अंदर, और वहाँ की हुकूमत पे दबाव पड़ा कि आप ये जंग ख़त्म करें। उस वक्त जब जंग ख़त्म हुई, उस वक्त अमेरिका में उस जंग की सपोर्ट सिर्फ 20% थी, जब ख़त्म हो रही थी 7-8 साल के बाद। और इस वक्त जो ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, इसकी मकबूलियत या कबूलियत अमेरिका में उतनी है जितनी वियतनाम जंग में थी। और इस जंग के शुरू में जो उन्होंने हमला किया पहले दिन, और जिसमें 175 स्कूल की बच्चियां शहीद कर दी, एक स्कूल पे हमला करके अमेरिका ने अपनी रवायत कायम रखी, बच्चों के ख़िलाफ़ जुल्म की, बच्चों को जंग में मारने की। और 175 कब्रें आप ये देख रहे होंगे खुली हैं, तो उसमें इन बच्चों की लाशें दफनाई जाएंगी जो सुबह अपने घर से स्कूल के लिए आए, लेकिन आगे अमेरिका बहादुर बैठा हुआ था। लेकिन ये तस्वीर क्या अमेरिकियों के ज़मीर को झंझोड़ेगी इस दफ़ा उसी तरह जिस तरह वियतनाम वॉर के दरमियान झंझोड़ा था? इसका अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सुने, जो कैरोलिन है वहाँ व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, जब शुरू में हमला हुआ तो वो क्या कह रही थी। आपने देखा कैसे पहले अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की गई, और ना सिर्फ ये कि व्हाइट हाउस ये जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वहाँ के वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ। लेकिन अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो तफ्तीश हुई है, वहाँ पे तहकीकात हुई हैं, सबूत इस बात के आ गए हैं कि व्हाइट हाउस और वज़ीर दिफा झूठ बोल रहे थे, और ये हमला अमेरिका ने ही किया है, और अमेरिका ही के हमले में ये बच्चियाँ वहाँ पे शहीद हुई हैं। देखते हैं कि अब अमेरिकन मीडिया इस बात को कितना उठाता है, किस तरह उठाता है, और क्या वहाँ अमेरिकियों के ज़मीर झंझोड़े जाएंगे इस बार भी, जबकि ईरान पे जो हमला किया है इसकी कबूलियत या मकबूलियत इस वक्त अमेरिका में सिर्फ 20% है। 80% लोग मुख्तलिफ जो सर्वे हुए हैं 80% से लेकर 60% तक इस जंग के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता। और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ, टॉप स्टोरी होगी कि जंग के दौरान अमन की सफारतकारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं, और उसके बाद मसूद पज़ेश्कियान ने एक बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उन अरब ममालिक पे हमले नहीं करेंगे, अपने हमसायों पे हमले नहीं करेंगे अगर उनकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होती। तो डॉक्टर आदिल नजम हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और सैयद मोहम्मद अली दिफाई तजियाकार हैं इस्लामाबाद से। और हॉट इशू होगा हमारा पाकिस्तान में तेल की कीमतें कितना बढ़ेंगी मज़ीद, और इस पर बात करेंगे। खुर्रम शहजाद जो मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के, उनसे पूछेंगे कि अवाम तो कुर्बानी हर दफ़ा ही देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, उन पे बोझ डाला जा रहा है, हुकूमत क्या कुर्बानी दे रही है? क्या अपने अल्ले तलल्ले और अपने जो मुफ्त का तेल उनको मिलता है वो बंद करेंगे कि नहीं? और हमारा आज का एडिटोरियल होगा खैबर पख्तूनख्वा, बैड गवर्नेंस और तालिबानाइजेशन। वजह ये कि आपने पिछले दिनों देखा था, आयना वज़ीर का हमने आपको एक दिखाया था, और कल एक बच्ची के बारे में जो वीडियो फुटेज आई है, वहाँ पे गवर्नेंस कितनी ख़राब हो चुकी है, और उसकी वजह से तालिबानाइजेशन कैसे और क्यों बढ़ रही है, एडिटोरियल में आज करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइएगा, आपने आज लेटेस्ट जो सिचुएशन हुई है कि हमने देखा फील्ड मार्शल गए हैं वहाँ पे सऊदी अरब, और वहाँ वज़ीर दिफा से उनकी मुलाकात हुई है, फिर एक बयान आया है जिसमें जो स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदीया का, उसको इन्वोक किया गया है। और उसके बाद हमने देखा कुछ 1 या 2 घंटे बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान आ गया कि अपने हमसायों पे हमला हम नहीं करेंगे अगर वो अब हमारे ख़िलाफ़ नहीं करते। आप समझते हैं कि ये एक बेहतर एक डेवलपमेंट है, या इससे अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी? बहुत शुक्रिया अब्सार साहब। देखें, 3 पहलू हैं। पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है इस पूरी कशीदगी की सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो वाहिद मुस्लिम रियासत है जो इस तमाम पार्टीज़, चाहे वो अमेरिका हो
ईरान हो, सऊदी अरब हो, अरब ममालिक हो, उन सब से हमारे बड़े करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और एहतराम का रिश्ता है। ये जो हमारी कमिटमेंट है सिक्योरिटी एग्रीमेंट के हवाले से, वो अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट और सैक्रोसेंट है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम काइनेटिक रोल प्ले करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दौरा है ये हाईएस्ट लेवल की इंगेजमेंट है पाकिस्तान की जानिब से सऊदी लीडरशिप के साथ। एक अश्योरेंस भी उनको हम दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वो डिप्लोमेसी है, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है एंड रीइंफोर्स बाय जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी है। और आप जानते हैं कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो रोज़ाना बहुत से लोगों से मुशावरत कर रहे हैं, मल्टीलैटरल लेवल पे भी और बायलैटरल लेवल पे भी। तो मैं समझता हूं कि ये जो बयान ईरान के सदर की जानिब से चंद घंटों के अंदर आना, ये इस बात का सबूत और एतराफ़ है कि उन्होंने नोटिस किया है, इसको पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल समझा है कि आप डीएस्केलेट करें और अपनी टारगेटिंग पॉलिसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल बनाएं, ताकि एक तो ये कि आप अपने खित्ते में ज़्यादा मतलब वसाइल भी ना बढ़ाएं। डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूँ डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसका असर बेसिकली देखें, जो उनके सदर ने कहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी टारगेटिंग पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और अपने अहदाफ को इन फ्यूचर एंगेजमेंट वो जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट दी है कि सऊदी अरब के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर अगर उनकी टेरिटरी यूज़ नहीं होती इनके खिलाफ, तो ये आई होप कि ही लिव्स अप टू हिज कमिटमेंट। ठीक है, ये बताइएगा कि जो आपने अभी सिचुएशन पेश की है, इसमें अगर फ़र्ज़ करें सऊदी अरब से या यूएई से या कुवैत से हमला होता है दोबारा ईरान के ऊपर, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा है कि हम अब आज हम इतना बड़ा हमला करेंगे जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, तो फिर उसके बाद ये जो एक अमन की फाख्ता निकली है ये तो मर जाएगी। बड़ा अहम सवाल किया। मैं आपको स्ट्रेटजी की लॉजिक से बताता हूं कि अमेरिका की मजबूरी नहीं है कि वो इन अरब ममालिक में जो उसके 19 बेसेस हैं उनको इस्तेमाल करे। ये बात, ये जंग शुरू होने से पहले से मैं कह रहा हूं। उसकी वजह ये है कि उनकी जो सलाहियत है, उनकी जो एयर पावर है और उनकी जो नेवल पावर है, उसको फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन असल में ये अमेरिका की हिकमत अमली का अनफॉर्चुनेट हिस्सा है कि वो चाहता है कि इस जंग की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉस्ट वो और ममालिक से भी शेयर करे। उसका तो राज खुल गया ना अब तो। जिस तरह आपने देखा वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी आई थी, हाँ। उसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? मतलब ये बात करना कि भाई आप जंग में जा रहे हैं तो आपका सॉवरेन डिसीजन है, आप किसी दूसरे मुल्क के कहने के ऊपर तो जंग नहीं करते। आप तो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, आप दुनिया में हम चाहते हैं, आपको अगर किसी ने कह भी दिया और नहीं भी कहा तो उसके ऊपर आप अपनी मुल्क और अपने टैक्स पेयर मनी को झोंक देंगे आग में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बुनियादी इस बात इससे साबित होती है दोनों लॉजिक से कि बुनियादी तौर पर ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि इस जंग में उनको इससे पहले ये एडवाइस उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने दी थी कि इफ यू वांट अ क्विक क्लीन डिसाइसिव विक्ट्री यू विल नॉट गेट इट। तो अब वो इसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए ये बेसिस का मामला है। वरना उनको जरूरत नहीं है। उनके B-2 बॉम्बर, उनके B-1 बॉम्बर्स, उनके B-52 बॉम्बर्स, उनके नेवल फ्लीट से जो फाइटर्स टेक ऑफ करते हैं, उनमें से किसी को जरूरत नहीं है इन बेसिस। मैं इस पे बारे में आपसे भी बात मजीद करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर आदिल नजम को पहले इसमें ले आऊं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें बताया गया कि आप बॉस्टन में हैं, DC में नहीं हैं, तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा भी आपने अगर बात सुनी हो मोहम्मद अली साहब की कि अब जो नई यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ये कहा है कि अगर अरब हमसाया ममालिक से हमला नहीं होता तो वो भी अब हमला नहीं करेंगे किसी पे। आपके ख्याल में ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू मान लेंगे? अस्सलाम वालेकुम साहब, ये मेरे ख्याल में इतना कट एंड ड्राई नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि जो ईरान से स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के जो सरबराह हैं उनके दौरे की वजह से आई है। चीन भी इसमें मुतहरिक है, और आई एम ऑल्सो फुली नॉट श्योर कि स्टेटमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्योंकि क्या इसका मतलब ये है कि वो अनलेस वहाँ से कोई अटैक हो तो अटैक नहीं होगा, या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अमेरिकन अड्डों पे अटैक करेंगे, किसी सिविलियन पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी फोर्सेस जो है मुतहरिक हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि नेतन्याहू मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? और ना ही ट्रंप मानेंगे। अगर मानने का तो मतलब ये ना कि वो उनमें कोई ख्वाहिश होती पीस की या किसी की। नेतन्याहू के हिसाब से तो ये जंग इससे ज़्यादा अच्छे जा नहीं सकती थी। वो तो यकीनन इस वक्त भंगड़ा डाल रहे हैं। अच्छा, दिस इज व्हाट ही देखे ना। अगर इस वक्त कौन है जो जंग डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दो चीज़ें बड़ी मैं बढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस जंग के ख़िलाफ़ है, और अभी कांग्रेस से भी ट्रंप को टफ टाइम मिल रहा है
इस जंग के हवाले से, और उसके पे वो कह भी रहे हैं कि कांग्रेस एंटी सेमेट हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि जो अभी वाइट हाउस ने और जो पेंटागन ने इन्वेस्टिगेशन की है स्कूल की लड़कियों पे जो हमला हुआ और उसमें जो लड़कियां मारी गई, अब मैंने देखा कि अमेरिकन मीडिया थोड़ा सा इस बात को उठा रहा है, इससे पब्लिक ओपिनियन और ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो कोई उसकी कदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप या नहीं करेगा इस इलेक्शन के ईयर में, या इस जंग को इसराइल की जंग के तौर पे जारी रखेगा? देखिए, जंग तो इसराइल की है और इसराइल का बड़ा स्वे है, चाहे कुशनर की तरफ से हो, विटकॉफ की तरफ से हो, टू ऑन ट्रंप। अगर चेंज होगी अमेरिकन पॉलिसी में तो वो पब्लिक ओपिनियन से ही होगी। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो बच्चियों के स्कूल का वाकया है, ये उस किस्म का वाकया हो सकता है कि इफ इट टर्न्स आउट, जैसे इस वक्त कुछ हमें नजर आ रहा है कि जो बॉम्ब्स थे वो अमेरिकन थे, इजरायली नहीं थे। और खुसूसन अगर वो अमेरिका ने खास तौर पे टारगेट किया, विच आई डू ऑल्सो डाउट, लेकिन अगर नहीं भी किया तो जब आपका जोन ही ये है कि जी हम इतनी बड़ी ताकत है, हम प्रिसाइसली एक बंदे को निकाल सकते हैं, तो ये कैसे हुआ कि बच्चियों के जी। स्कूल, उसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे बहुत असर करेगा। और पब्लिक से ज्यादा उसका असर और एक स्कूल नहीं है, बहुत सारे स्कूल हैं। हाँ, बहुत से स्कूल। और क्या कांग्रेस जो है वो चेंज हो जाएगी? क्योंकि असली जो मेरे ख्याल में जो ट्रंप का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, वो ये है कि उनके जो हामी हैं कांग्रेस में वो इतने सहमे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि ट्रंप के नाम, हम अगर जीतते हैं तो सिर्फ इस शख्स के नाम पे जीतते हैं। एक बिलीफ ये आ ठीक गई है है, अब कांग्रेस में। इसमें क्या? हाँ हाँ जी, कि और उस अगर वो जी जी टूटती है तो देन स्पेशली विद द नवंबर इलेक्शंस इट कैन अनरेवल क्विकली। अमेरिका के अच्छा लिए ये मेरे ख्याल में उसके अलावा भी एक गुजारिश, अमेरिका के लिए उसके अलावा भी ट्रंप साहब का मेरे ख्याल में इस वक्त ही वुड लव एन एग्जिट। ही वुड लव एन एग्जिट। और एग्जिट का मतलब वो ये नहीं है, वो ऐसे आदमी नहीं है कहेंगे हाँ जी अच्छा गलती हो गई मैं वापस जा रहा हूँ। सो ही विल लव कि मैं कोई इतना ठीक। बड़ा काम करूं, करूं और फिर कहूँ अब मैं जीत गया, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि जो अभी एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप पब्लिक हुई है, कल रात को ही हुई है, उसके बाद जो मजीद ट्रंप का एक जो अजीब किस्म की उसकी साइड सामने आई है, तो उसके बाद वो चाहेगा कि ये जंग में से मैं एग्जिट लूं और ताकि फोकस दोबारा उस इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए जो एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से हो रही हैं। मेरा अपना ये सेंस है, आई नो कि एक ओपिनियन है कि जी एप्स्टाइन फाइल्स के डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ये कर दिया गया, जो एक मुहर्रिक हो सकता है। आई एम नॉट श्योर दैट वाज द मेजर मुहर्रिक। और मेरा ये भी नहीं ख्याल, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त ये जंग जो है एप्स्टाइन फाइल से बड़ा मसला बन गई है। देखा ना, अगर तो आपने एक आग लगाई थी दूसरी आग ठीक। बुझाने को, तो जो आग लगाई थी हाँ हाँ उसको, वो अगर ठीक उससे है, बड़ी हो जाए वो तो आई फैल गई। डोंट थिंक कि एप्स्टीन फाइन ठीक है, उससे उससे करेगी। मसला ये है कि अब वो ठीक है। तो किस मुंह से पब्लिक वापस पब्लिक जाएगा। ओपिनियन मैं की आप जो बात एक, कर रहे थे, तो पब पब जी 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 मैं एक गुजारिश, मेरा अब ये एनालिसिस, मेरा ख्याल ये है कि मसला ये हो गया है कि इजराइल तो जीत गया लेकिन ईरान ये जंग हार नहीं सकता क्योंकि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल है ठीक और वो सब कुछ करने को तैयार है। और अमेरिका ये जंग जीत नहीं सकता। उन्होंने ये देख लिया है कि हमने बंदा ठीक हटा के भी हम नहीं जीत सकते। सो अब दैट इज द ठीक है स्टेटमेंट जिसमें ट्रंप हैज टू फाइंड एन एग्जिट, जो उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका जंग जीत नहीं सकता, ईरान हार नहीं सकता, तो फिर अब ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? एग्जिट क्या है कोई एग्जिट, या अभी मजीद सिचुएशन आपको ख़राब होती नज़र आ रही है? जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और उसकी वजह ये है कि जो इस जंग के, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, अमेरिका के अंदर दाखिली सतह पे भी, इंटरनेशनली भी, एनर्जी डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में ईरान की जो रोबस्टनेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और यूँ लगता है कि अमेरिका की जो अजम्पशन थी इस जंग को शुरू करने से पहले कि वो एक क्विक क्लीन डिसाइसिव विक्ट्री डिक्लेयर करके उसको अपनी री इलेक्शन के लिए जो अपकमिंग इलेक्शंस है उसमें ट्रांसलेट कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत थी। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि देखें, मार्को रूबियो हों या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हों, उन सब के मुतजाद बयान आ रहे हैं जिसमें बिल्कुल आपको वाज़े नजर आ रहा है कि आपके वॉर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं है। कभी वो न्यूक्लियर की बात करते हैं, कभी वो रिजीम चेंज की बात करते हैं, कभी वो कुर्दों को बीच में लाने की बात करते हैं, कभी वो कोई और बात करते हैं। तो उसमें देखें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इतनी वॉर्स का जो अमेरिका की मिलिट्री का एक्सपीरियंस है, आई फील सॉरी फॉर द अमेरिकन मिलिट्री। मेरी जब अमेरिकन मिलिट्री से भी बात होती है, पिछली सदी की वो तो मिलिट्री हो गई लग जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि जो आप, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि अगर अरब मुल्कों से
हमले नहीं होते तो आप कह रहे हैं और जगह हैं उसके लिए, लेकिन कौन सी जगह? एयरक्राफ्ट कैरियर था वो पीछे चला गया है, उसको ख़तरा अपना पड़ गया है। गुआम है, इसराइल खुद है, कहाँ से आएंगे? और यूरोप से आ सकते हैं? मैं अगर आपको वक्त हो तो मैं मेरे जो कि सब्जेक्ट है मैं आपको Briefly briefly जरा बता कर देता हूँ। दो। देखें, अमेरिका की इस वक्त कई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी उस कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होती हैं, और जो उनकी लॉस एंजल्स क्लास सबमरीन्स होती हैं वो तकरीबन 150 क्रूज मिसाइल्स कैरी करती हैं। ठीक है। उनकी 1000-1200 किलोमीटर रेंज होती है। वो 700-800 किलोमीटर पीछे भी रह के समुद्र की सतह के नीचे से भी तो बहुत escalate हो वो जाएगा आराम फिर से वो मिसाइल्स मार सकती फिर हैं। बहुत escalate उनके हो लिए जाएगा। फाइटर पे रिलाई करना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं ना, जिसमें B1 है, B2 है, उसको cost बहुत वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अमेरिका से टेक ऑफ करते हैं, मैं आपको बताऊं, और या डिगो गार्शिया से वो रिफ्यूलिंग करते हैं या मीडिया रिफ्यूलिंग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, असल मकसद उनकी टेक्निकल या ऑपरेशनल नीड नहीं है कि इन बेसिस को यूज करें। ठीक है। असल मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि इस जंग की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉस्ट अरब भी बियर और करें। अरब अब नहीं करना चाह रहे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरबी जो सफारत, हाँ जी बिल्कुल, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहा हूं कि दोनों साइड पे अरब जो हैं वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। एक जानिब वो अलाई भी हैं अमेरिका के, दूसरी जानिब उन्होंने बेसिस भी दिए हुए हैं, तीसरी बात वो अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं कि वो ये जंग को खत्म किया जाए और वो एस्केलेट ना हो। उनकी इकोनॉमी पे, तेल के एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ रहा है, उनके पब्लिक सेंटिमेंट पे भी पड़ रहा है। प्लस वो नहीं चाहते कि इस खित्ते में, सबसे बड़ी उनके लिए आई ओपनिंग बात यह है कि इसराइल के डिफेंस के लिए अमेरिका की जितनी हार्ड पावर और कमिटमेंट नजर आती है, उनके डिफेंस के लिए नजर नहीं आती। आदिल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि क्या आप भी ये आपको लग रहा है जंग फैलेगी, या आप समझते हैं कोई क्लोज एग्जिट है इसका? मेरे ख्याल में डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त ईरान भी चाहेगा कि गोलियां किसी तरह रुक जाएं, क्योंकि उनकी गोलियां भी ख़त्म हो रही, और अमेरिका भी चाहेगा कि किसी तरह विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। अगर ऐसा हो भी गया, अव्वल तो ऐसा होना, जैसे हमने सबने कहा, मुश्किल लग रहा है, अगर हो भी गया तो जंग अगर ये वाली रुक भी गई तो ये जो मसला है ये नहीं रुकेगा। ये जो जिन अब निकल चुके हैं, दीज हैव टू बी, ये और बढ़ेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक बढ़े, चाहे वो मूवमेंट्स में बढ़े, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स उठेंगी। देखिए, अभी तक हमने, इस वक्त तो हम जंग में इतने मसरूफ हैं कि हमने ये नहीं सोचना शुरू किया कि जो हुआ पिछले 7 दिन पहले, खुसूसन जो असैसिनेशन हुई, उसकी जो है इम्प्लीकेशंस क्या होंगी एक्सट्रीम ग्रुप्स पे, वेज ऑफ फाइटिंग पे, गुरिल्ला पे, ईरान के अंदर, ईरान से बाहर। सो आई थिंक जो ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल साहब और सरी साहब। जी जी जी, वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू, पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, और कितना बढ़ेंगी, कहाँ जाके रुकेंगी, इससे महंगाई कितनी बढ़ेगी और लोग गुजारा कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 55 रुपये फ़ी लीटर महंगे कर दिया आपने, और उस तेल पे किए जो आपने आज से शायद 1 महीना पहले ख़रीदा होगा या उससे भी ज़्यादा ख़रीदा होगा, जब भी है, अभी नहीं आपने, जो अभी तेल की कीमतें महंगी हुई हैं उसके मुताबिक नहीं आपने बढ़ाए। ये लोगों का बहुत बड़ा एतराज़ है। पहला तो ये सवाल का जवाब दें आप। अच्छा सर, देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑयल सेक्टर चलता कैसे है। ये बेसिकली बड़ा सेंसिटिव सेक्टर होता है, आपको पता है, पूरी दुनिया में, और इसलिए इसको रेगुलेट किया जाता है। इसको जो है रेगुलेशन के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाता है। और उसमें ऑगरा, आपको पता है, लोकल हमारा जो रेगुलेटर है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो करता है। ऑगरा ये कहता है कि आपको एक सर्टन नंबर ऑफ डेज का स्टॉक रखना है अपने पास, मैंडेटरी रखना है। मिसाल के तौर पे वो कहता है 20 दिन का आपका स्टॉक होना चाहिए। ये टेक्निकल चीजें थोड़ा सा नहीं सर, नहीं टेक्निकल नहीं है। आम आदमी का ये है कि आम आदमी के पास 20 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आपने जो 55 रुपये बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? सर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये 20 दिन का स्टॉक है वो रखना ही रखना है आपने। उसके ऊपर जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो 1 लीटर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, वही लीटर उसी प्राइस पे आपने बेचना है, ऊपर जाएगा। जी एग्रीड। तो यही हुआ। आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे, वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है, और वो 20 दिन के क्वेश्चन से पहले आया हुआ है। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो प्राइसेस सेट होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आज आपने ऑर्डर दिया तो आज ही वो प्राइस गिर गई, ऐसा नहीं है। होता यह है कि आपको कंसाइनमेंट आने में 3-4 चीज़ें होती हैं। मैं सारी बात समझ रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप मुझे 1 मिनट दें। देखें, आप तेल मंगवाते हैं,
शिप पे आता है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, उसका आने के दिन की कॉस्ट होती है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आना है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। फिर एक्सचेंज रेट है आपका, आपने ये सब चीज़ें हैं। आपने 55 रुपये बढ़ाया ना जी ये इसकी बेंचमार्क क्या था, किस वजह से 55 रुपये बढ़ाया? सर, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ी मार्केट हैं में प्राइस कितने से कितनी गई? सर। 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात कर आपने रहा हूं। खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? आपने ये बताएं कि लेटेस्ट कितने पे खरीदा? सर मैं आपसे यही बता रहा हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें अली परवेज़ मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आपको ये बताया कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है 25 दिन की, 25 से 28 दिन की। मैं आपकी बात समझ गया हूं। सर मुझे एक्सप्लेन तो करने देना आप। अगर आप देखिए, आप मुझे ले जा रहे हैं, लोग ये नहीं, लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना, ये नहीं कर सकता ना सर, मुझे एक्सप्लेन करने देना। जो बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब पहले आप ये कह रहे हैं कि हम तेल पहले खरीद पेट्रोल जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो नई प्राइस पे आ रहे हैं, नई प्राइस पे आ रहे हैं ना, तो वो मार्केट में कब आए? सर वो मार्केट में आए या ना आए, वो खरीद लिए ना आपने, खरीद लिए। हाँ, तो प्राइस आ गई ना। वो एक मिनट ठहरें, अगर कल को आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, जी, आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना? आपको सर देखिए, टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता, ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर। प्राइसेस मिली है ना इतनी। देखिए मुझे एक बात बताएं, जो फर्स्ट मार्च को प्राइस आई थी, तो समझते हैं ना सर, मेरी बात सुने ना। मैंने ये मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी सर, मार्च मैंने 10 रुपए की खरीदी है, आज इसकी कीमत 15 रुपए हो गई है, तो मैं आज से 20 रुपए बेचूंगा तो मार्च फर्स्ट को जो मुनाफा हो रही है ना सर। मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी, इफ यू गिव मी अ मिनट प्लीज, क्योंकि इस तरह फिर वो सर हम तकरार करते हैं। ठीक, मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी वो पिछले 15 दिन की प्राइस थी, ये आप समझ गए? उससे पिछले 15 दिन की प्राइस, ठीक है। वो मार्च फर्स्ट 15 फरवरी से 28 हो गया सर की थी सर, हो गया सर, ठीक। अब 28 से लेकर 7 तारीख में प्राइसेस बढ़ी होंगी, नए ऑर्डर्स गए होंगे, 20 दिन का स्टॉक भी रखना है, नई प्राइसेस भी आपने करनी है, ठीक है। तो प्राइसेस आई हैं ना। हाँ, है। तो वो जब आई हैं प्राइसेस, वो जो बढ़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, आपने उस रेट पे खरीदा? जी उसको पास ऑन कर दिया है। अभी जब मुझे एक मिनट ठहरें, अभी रुक जाएं, यही तो सवाल है। आपने खरीदा वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है, मुझसे आप ले रहे हैं सर, जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया, वो जिस रेट पे मुझसे रेट ले रहे हैं, आज आप 8 मार्च का। सर 8 मार्च का नहीं है ना रेट, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं। 28 फरवरी का है। 28 फरवरी का सर, 28 से लेकर 8 मार्च के बीच का रेट है ये। तो वो तेल तो पहुंचने देना भी सर, फिर तेल पहुंचने दे। तो ये तो प्राइस तो हो गया ना। आम दुकानदार यही मुनाफा तो करता है कि वो एक चीज लेके आया सस्ते दामों, अब वो बेच रहा है, उसकी प्राइस बढ़ गई, वो अपनी प्राइस बढ़ा सर 8 दिन का 10 दिन का फर्क में बहुत तेजी से चले। नहीं सर मैं कह रहा हूं सर, आप ये वादा करें, 8-10 दिन में, आप ये वादा करें सर, आपकी बात मान गया हूं, सर 8 दिन में जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इंपैक्ट दिया है। मैं आपकी बात अब मेरी सुने ना, पूरी बात सुने। अगर 55 मिसाल के तौर पे आज जंग ना हुई होती और कोविड आ जाता, अब मेरी बात भी सुन लेना, आप मुझे इसका जवाब दें। अगर कोविड आता और आज प्राइसेस हम 55 रुपये गिरा रहे होते, आप ये सवाल करते? मैं ही करूंगा सवाल। नहीं करते आप सवाल। आप कहते ये तो फायदा है, मैं करने लगा, उसमें लॉस होता, मैं करने लगा सवाल। अब आप जब आपने अगली परचेजेस खरीदनी है लो प्राइस पे जी, तो लो प्राइस जितनी होगी आप उसी दिन, जिस दिन होगी लो प्राइस उसी दिन, फिर वही बात है, उसी दिन नहीं होता सर, 8 दिन का गैप होता है ना सर। आपने फिर सर मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये भी मान गया, आप मुझे ये बता दें फिर 55 रुपए का जो फर्क है पर लीटर, ये किस प्राइस से कैसे निकाला है? सर मैं आपसे 28 फरवरी की प्राइस से है, डीजल है ना, डीजल या 8 मार्च सर, डीजल है ना, डीजल में जो एक्स रिफाइनरी एक्चुअल प्राइस आई है ना 76 रुपए ज्यादा आई है 8 दिन में पिछले। आप जरा जाके देखो तो सही डिटेल्स, आप देखते ही नहीं डिटेल्स। मैं वही, आप वगैरह की वेबसाइट पे 8 दिन पुराना तेल है सर, 8 दिन की एवरेज प्राइस आती है सर, 8 दिन के अंदर जो प्राइसेस चेंज हुई हैं, जो हमने इंपोर्ट किया है, जो कॉस्ट आई है वो है ये। मैं कह रहा हूँ ये 55 रुपए फर्क आ रहा है सर, बिल्कुल। तो फिर आपने अभी एक हफ्ता सर 76 रुपए था, 55 दिया है, 76 रुपए था। एक हफ्ता पहले आपने 4 रुपए बढ़ाई थी जी, तब नहीं सर, वो पिछले 15 दिन का था। तो पिछले तो फिर एक हफ्ते में 15 दिन का फर्क कैसे पड़ गया सर? प्राइसेस बढ़ी है ना, जब हो गई ना सर, कैसे हुआ सर 2 दिन आपको 15 दिन बाद, 3 दिन में क्रूड, सर 3 दिन में क्रूड कितना गया? आपने 15 दिन बाद, सर 3 दिन में क्रूड कितना गया पता है आपको? 26%। 1 मार्च से 26%। 1 मार्च जी, तो 8 दिन हुए, 26%। 8 दिन हुए ना, सुने ना, 15 दिन बाद रिवाइज करते हैं। 26% 15 दिन बाद रिवाइज करते हैं सर, नहीं ना, हफ्ते में कर दिया ना। अब क्यों? वाई होर्डिंग हो जाती, स्मगलिंग हो जाती। तो फिर यही इतनी तेजी से प्राइसेस जा रही थी, अगर हम ना बढ़ाते तो दुकानदार कहीं और बैठ जाते, स्मगल होकर निकल जाता। सर समझे बात को, महंगी चीज होती है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं मेरी अर्ज सुन तो लें, वो स्मगल हो जाती है। मेरी अर्ज सुन लें जी जी, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है,
अच्छा 2200 किलोमीटर का। ईरान का तो खुला हुआ है। एक मिनट ठहर जी, मेरी अर्ज सुन लें। ईरान का तो मेरी खुला अर्ज हुआ सुन है। जी, लें। जी। आप ईरान पे ना आए, ईरान पे आप फंस गए अच्छा, क्या? इंडिया का बॉर्डर बंद है, चीन में आप स्मगल कर नहीं सकते, अरेबियन सी को नहीं चाहिए। स्मगलिंग के लिए अब आए border बंद करना नहीं होता। ईरान में इस वक्त जंग लगी हुई है, वहाँ यहाँ से तेल वहाँ जाएगा, ये कैसी बात कर रहे हैं सर? आप? स्मगलिंग का मतलब क्या ये है? कैसी बात मैंने कर 3 वर्ड यूज किए हैं सर। होर्डिंग बोला है, मैंने स्मगलिंग कहा है, मैंने पिल्फरेज कहा है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक चीज पड़ी भी हो, ठीक है, और मैं उसकी प्राइस ना बढ़ा रहा हूँ और रेगुलेट कर रहा हूँ उस प्राइस को, तो आप क्या करेंगे? आपके जो कस्टमर आएगा बोलेगा यार ये लो, आधी प्राइस ज्यादा दे दो मुझे, ये तो बढ़ा नहीं रहा मेरी प्राइस, तुम ले लो। ये हुई ना सर होर्डिंग? तो फिर आपकी सर होर्डिंग हुई ना? सर होर्डिंग हुई ना? एग्रीड सर। एग्रीड। इसका मतलब आपकी गवर्नेंस बहुत बुरी है सर। प्रॉब्लम और है ना? आप नहीं इतने ये क्या, वो सारे प्रॉब्लम आपके हैं, आपकी गवर्नेंस, आपका जो लाइफस्टाइल है गवर्नेंस का, और जो आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उस सारी की कॉस्ट जो है वो आवाम ने देनी। अच्छा सर, मैं उस पे आपने गवर्नेंस भी बेहतर नहीं करनी, अपने खर्चे भी नहीं कम करने, तो फिर लोग टैक्स ज्यादा। मैं उस पे आता हूँ। देखिए सर, ये एंड और डिस्कशन नहीं है, ये एंड डिस्कशन है। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है कि आपने खर्चे भी कम करें, अपने आप को मैनेज करें, बिल्कुल सही बात है। सर मुझे एक बात बताएं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कोई छोटी चीज़ है? मुझे बताएं, कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। हुई ना सर? मैं इस पे हुई ना सर? कहूँगा छोटी चीज़ है तो आपने मानना नहीं है सर, लेकिन कैसे? चलें आगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आगे चले। पीआईए क्या करेगा? आप ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है, आप ही कहते तो हैं पीआईए ने कुछ कर लिया, इसको नहीं सर, इसको कैश कर सकती है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ जो हब है एविएशन की, नहीं सर, नहीं खत्म होगी दुनिया की। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए पीआईए तो चल रही है ना सर, अल्लाह का शुक्र है, प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, अब चलाएगा। और सर दूसरा मुझे बताएं कि आपकी प्राइवेटाइजेशन के साथ एनर्जी की कीमतें कम हुई हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ा? एनर्जी का सर्कुलर डेट कम किया है, 1800 अरब रुपया पे किया, वो कुछ नहीं है सर, मुझे बताएं। होगा, मैं तो आम आदमी का पूछा सर, तो आम आदमी पे फर्क पड़ता है ना सर? आम आदमी बिजली की कीमतें कम हो रही है ना, बिजली जितनी चोरी हो रही है वो आम आदमी का जो बिजली का बिल दे रहा है वो चोरी के भी पैसे दे रहा है। वो आपकी मेरा सवाल ये था, आपकी ना आवाम को कुछ रिलीफ दे रहे हैं आप, ना आप गवर्नेंस पे। सर रिलीफ कौन सा मुझे बताएं? रिलीफ क्या रिलीफ? पेट्रोल सस्ता कर दें, आप ये कह रहे हैं? देखिए पेट्रोल, ये आप ताना देंगे अगर जंग पूछ रहा हूं, एक हफ्ता हुआ है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये हो सकता है। सर आप ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि डेट लें हम, कर्जा लें, पेट्रोल सब्सिडी दे दें? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि कितने सरकारी मुलाजमीन को और सरकार के जितने लोग हैं, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन, कितने नंबर ऑफ पीपल है? 40,000 प्लस हमने वैकेंट पोस्ट भी खत्म कर दी है, राइट साइजिंग हो रही है। सर आपको यूटिलिटी स्टोर का पता है? मैं बात, सर यूटिलिटी स्टोर बंद किया है। आप मेरा सवाल ही नहीं सुनेंगे। यूटिलिटी स्टोर बंद किया है। सवाल ही नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं, उनको जिनको मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, जी सर, तेल, जी सर, वो कौम का निकाल के तेल उनको दिया जाता है ना सरकार को, ठीक है, वो तो आप बंद नहीं कर सके इन 2 महीनों के लिए, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए। कौम कहती कि यार मुझ पे 55 रुपए का बोझ डाला है, खुद भी तो देखो पेट्रोल खरीदेंगे। सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मैं छोटे छोटे काम अगर कर दूं, लेट से, ये आपके लिए, ये आपसे सैटिस्फैक्टरी है? आप नहीं, मैं कह रहा हूं करना चाहिए। देखिए आप मेरा जवाब सुन लेना, समझ रहे हैं सर, मेरे जवाब भी सोच रहे हैं सर, सिंबॉलिकली तो एक चीज होती है ना सर, मेरा जवाब भी सुने ना। मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे बड़ी चीजें हो रही हैं, किसने करना चाहिए? मैं कह रहा हूं इससे बड़ी चीजें होनी चाहिए। कह रहे हैं सर हमें गवर्नमेंट को, बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये सिंबॉलिक है। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन आप छोड़ रहे हैं, आप एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आप छोड़ रहे हैं, आप टैक्स की रिफॉर्म्स आप छोड़ रहे हैं, आप इंटरेस्ट रेट के नीचे आना छोड़ रहे हैं, आपने स्टेबिलिटी अचीव किया उसको छोड़ रहे हैं। बिलियनियर कांग्लोमरेट वहां बैठे हुए हैं इसलिए आप छोड़ रहे हैं। आप आम आदमी को नहीं छोड़ रहे। आप बिजली के बिलों पे टैक्स का नंबर देख लें कितना है। मैं अपनी इनकम पे टैक्स देता हूं, मैं हर चीज पे टैक्स देता हूं, कब्र पे भी मैं टैक्स देता हूं। आपको पता है कब्र बनवाने के लिए मुझे उस पर भी टैक्स लगता है। ये हालात देखें, आप अभी देखिए, बातें तो होंगी ना। नहीं बातें तो होंगी, मैं तो कह रहा हूं जो बड़ी चीज है उसको भी आप रिकॉग्नाइज करें ना सर। क्या आप, मैंने आपको बताया ना सर, प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ, ये छोटा है, हमें तो देख आम आदमी तक जब फायदा नहीं पहुंचेगा फिर आम आदमी, यही तो मसला है। आम आदमी का ही तो है ना, फिर आम आदमी। सर टैक्स मैंने आपसे पूछा, आपने सरकारी तेल क्यों नहीं बंद किया? सर कौन सा सरकारी तेल मुझे बताएं, कहां पे है ये? सरकार के मुलाजमीन को कितना होता है मुझे बताएं सर, जितना भी हो 100 हो। नहीं है सर, एलोकेशन नहीं है सर। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्या नहीं है सर? एलोकेशन नहीं है सर। कैसे बात कर रहे हैं सर? मुझे बताएं किसकी एलोकेशन, कहां किसकी नहीं है? मिनिस्टर को मिलता है, किसकी नहीं? मिनिस्टर को मिलता है, मिनिस्टर को मिलता है, किसी सेक्रेटरी को मिलता है। सरकारी इदारों की बात की है तो मैं वही तो बात कर रहा हूं। मैंने प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनको, तो हम सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो नहीं किए जब तक तब तक वो तेल रहेंगे सर। आप हमारी कीमत बढ़ाई है, उनका कम क्यों नहीं किया सर? 24 इदारे बंद कर रहे हैं सर। अच्छी बात है, मिनिस्ट्रीज बंद कर रहे हैं जहां पे मेरा सवाल नहीं जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, आप उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। सरकार को बड़ा काम कर। अच्छा आप सरकार की गाड़ी चलाते हैं? बिल्कुल सर। आप अपना तेल डलवाते हैं उसमें? नहीं। तो कहां से आता है वो? सरकार देती है। यही तो मैं अभी मैं कह रहा हूं कितना है, मुझे बताएं ना। मुझसे पूछे थे कितना है, मुझे कितना है? मैं कह रहा हूं 2 लीटर है सर। 2 लीटर सिंबॉलिकली आप कहते हैं मैं अपना डलवाऊंगा। सर सुने, अच्छा मैं अपना डलवाता हूं,
उसकी जगह मैं अगर कोई इदारा बंद ना करूं, वो बड़ा काम ये नहीं है। दोनों काम करें ना, एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कह रहा हूं, दोनों काम करें, मैं एड एंड डिस्कशन दोनों यही काम कहा करें। मैंने सर, और लेकिन सरकारी इदारे भी बंद नहीं करे। आप सर मैं कर तो रहा हूं, पीआईओ को कर दिया, अभी यूटिलिटी 4 साल हो गए हैं, आपने आवाम को बहुत रगड़ा लगा लिया। यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया सर, यूटिलिटी स्टोर आप कहते हैं करप्शन का गढ़ है, बंद कर दिया सर। बहुत सर आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है अभी भी सर। इतने बड़े लॉसेस फिस्कल पे कम हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज फिस्कल आपका किसमें पता है, सरप्लस में। टाइम खत्म हो गया, डिस्कशन बड़ी अच्छी हो रही है। आखिर में ये बता दें कि मजीद तेल बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ाएंगे, ऑयल प्राइसेस जैसे ऊपर जाएंगी वो बढ़ेंगी, नीचे आएंगी नीचे आएंगी। ये बिल्कुल इसको मार्केट बेस करना है, आया करेंगी नीचे, बिल्कुल आएंगी। मार्केट बेस रखें इसको प्लीज। देखें हफ्ते का गैप भी नहीं होगा। देखें इसको डिस्टॉर्ट ना करें, आप इसको डिस्टॉर्ट ना करें कि पेट्रोल आप सब्सिडाइज कर दें। इस पे पता है पेट्रोल कौन चलाता है? लैंड क्रूजर पता है कितना पेट्रोल खर्च करती है? ये जो आप चलाते हैं लैंड क्रूजर पता है कितना खर्च करती है सर? पहले बताएं किसने कहा है सर, किसने कहा है कि ये आप डिस्टॉर्ट कह रहे हैं ना कि आप पेट्रोल सस्ता कर दें। मैंने कब सब्सिडाइज करें सर? तो ये और क्या है मुझे बताएं। टैक्स आप कितने ना करें ना, कितने टैक्सेस कितने हैं सर? प्रॉफिट सेल्स टैक्स तो है नहीं सर, बहुत सारी चीजें हैं। सेल्स टैक्स तो नहीं है, एक्साइज ड्यूटी सर, सेल्स टैक्स नहीं है। चलें ड्यूटी तो है ना सर, सेल्स टैक्स नहीं है 18% सर। लेवी है। खैर लेवी किस लिए पता है आपको? लेवी किस लिए? बाकी मेरी लैंड क्रूजर आप ले लें, आप अपनी जो लैंड क्रूजर मुझे दे दें। मेरे पास नहीं है, हो गया है, इन्होंने अब ये कहा है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया, अच्छी गुफ्तगू रही। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल। और हमारा आज का एडिटोरियल है बैड गवर्नेंस और तालिबानाइजेशन। ये हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। वजह बैड गवर्नेंस, वजह ये अभी आपको दिखाता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि आयना वज़ीर, एक लड़की है वज़ीरिस्तान की, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है, उसकी वीडियो जो बनाने वाले को वो उठा के ले गए तालिबान और उस पर तशद्दुद किया और फिर उससे माफ़ी मंगवाई कि ये मैंने गलत काम किया। और फिर आयना वज़ीर के लिए मुश्किलात शुरू हो गई। बच्ची छोटी सी, हमारी बच्चियाँ क्या अब अपनी ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकती? इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई गवर्नेंस बेहतर नहीं करने की कोशिश हो रही, जिसका नतीजा ये है कि अभी 2 दिन पहले एक और वीडियो मंजर आम पर आई जिस पे एक छोटी बच्ची को तालिबान वहशियाना तरीके से मार रहे हैं। और ये सोचें, ये मैं आपको अफ़गानिस्तान के गार के दौर में नहीं ले जा रहा, ये पाकिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत है जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है। आप शऊर की अलामत देखें क्या हो रहा है। और ये इस बच्ची का कसूर क्या है? इसकी 12 साल इसकी उम्र है और ये तहसील डोमेल के इलाके ज़ेरकी की है और बन्नू का इलाका है। तो इसमें इसको सज़ा या मारा इसलिए जा रहा है कि ये लड़कों जैसे कपड़े पहन के नौकरी कर रही थी और अपने माँ बाप बूढ़े के लिए रिस्क कमा के ला रही थी नौकरी, इसलिए इसको भेस बदलना पड़ा क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को काम करने की इजाज़त नहीं है। तो क्या अफ़गानिस्तान का जो निज़ाम है ज़ालिमाना तालिबाना, जिसमें वहाँ औरतों पे, बच्चियों पे तालीम की पाबंदी है, क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ चुका, इम्प्लीमेंट हो चुका? क्योंकि हमने देखा कि ये वीडियो आए 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के किसी वज़ीर आला पे, किसी वज़ीर के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और ख़बरें हम वहाँ से जो सुन रहे हैं, वहाँ से जो आ रही हैं, वो ये है कि किसी की ट्रांसफ़र है, किसी का तबादला है, अरबों रुपए का लेन देन है, क्योंकि वो लेन देन के ज़रिए फिर मुजाहरे और बदतमीज़ियाँ और गुस्से वाले चेहरे कैमरों पे बना के वायरल करो, लोगों के जुनून को भरो, उनके दिमाग को ख़राब करो, जहर भरो, ताकि वो इस मुल्क को गाली निकालें, यहाँ के निज़ाम को गाली निकालें। लेकिन जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है गवर्नेंस की, वो नहीं करनी। पुलिस को बेहतर नहीं करना, CDT को बेहतर नहीं करना, इन ऐसे मुजरमों को नहीं पकड़ना जो पाकिस्तान को तालिबान का गढ़ बनाना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।